जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। अभी हाल ही में सरस्वती पूजा गया तो पंडित जी जिस समय मंत्र पढ़ रहे थे तो दो शब्दों का जिक्र करते हैं, एक ज्ञान का होना और एक बुद्धि का होना। तो पंडित जी बता रहे थे कि हो सकता है आपके पास ज्ञान पर्याप्त हो, लेकिन उस ज्ञान का किस तरीके से सदुपयोग करना है अपने जीवन में, यही बुद्धि चाहिए। तो उस दिन पंडित जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे माता, भले ही ज्ञान थोड़ा कम हो लेकिन बुद्धि पर्याप्त होना चाहिए। तो यहां भी सभ्यता और संस्कृति जो है ये इसी प्रकार के शब्द है। सुनने में इनका अर्थ बड़ा ही समानांतर लगता है, लेकिन जो हमारी भौतिक जीवन है, जो हमारा भौतिक जीवन है, इस भौतिक जीवन शैली में सभ्यता क्या है? सिविलाइजेशन है। और संस्कृति क्या है? संस्कृति उस सिविलाइजेशन का चलन है। अब क्या है, मान लीजिए आप मंदिर में गए, अब मंदिर में जाकर के आप एक दिन जमीन पे लौटने लगे। एक आदमी आपसे लौटने के बाद जब आप उठिएगा तो पूछेगा कि भैया ये लौट क्यों रहे थे आप? तो आपने कहा कि अरे पता है, हम भगवान से आकर के मांगे कि मेरे को मर्सिडीज मिलेगा तो हम लौटेंगे, तो मेरा मर्सिडीज मिल गया। तो कल से दूसरा आदमी भी लौटना शुरू करेगा, लौटेंगे मर्सिडीज मिलेगा। परसों से पता चल रहा 10-12 ठो को लेके आया है लौटने के लिए, लौटेंगे मर्सिडीज मिलेगा। कहीं भी आप किसी भी वेद को उठा के देखिए, किसी भी पुराण को उठा करके देखिए, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देखिए, वहां नहीं लिखा हुआ है कि भगवान को पूजा करने के लिए भगवान के सामने रुई का दिया जलाते थे, दिया में घी डालते थे, अगरबत्ती लेके खड़ा होते थे, ठीक है, पंडित जी 4 बार बोलते थे स्वाहा, ये सब कहीं नहीं लिखा है। लेकिन क्या है, करते 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 सभ्यता दर सभ्यता अब ये आपका संस्कृति बन गया है। आप संस्कृति के वजह से हिंदू हैं, आप संस्कृति की वजह से हिंदू हैं। सभ्यता गौण है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये संस्कृति की वजह से अलग अलग है। सबकी सभ्यता एक है, सारे लोगों का जन्म का जो मूल आधार है वो एक है, लेकिन संस्कृति की वजह से आप बदल गए हैं। और ये संस्कृति बदलने का पीछे कारण क्या रहा? सभ्यताएं बदल गई, सिविलाइजेशंस बदल गए। आपने कहा कि हम गंगा नदी के तट पर जाकर रहेंगे, किसी ने कहा हम सरयू नदी के तट पर जाकर रहेंगे, किसी ने कहा कि नहीं हम पहाड़ पे चढ़कर रहेंगे। तो जहां इकोसिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जहां जैसा इकोसिस्टम वहां के वैसे लोग, ठीक है। चलिए, तो जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे ही दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता, भौतिक यानी मॉडर्नाइजेशन, भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं? अब आप बैठ के इमेजिन कीजिए कि क्या सभ्यता और संस्कृति दोनों सेम चीज है या अलग अलग चीज है? कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात्कार नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा? उसका नाम पता है? जिसने पहली दफा आग को खोजा था? नहीं। उसका नाम पता है? जिसने पहली बार बोला कि नहीं, ये जो आदमी है इसके अंदर एक आत्मा है? नहीं, नहीं पता। नहीं जानते हैं लोग ऐसे लोगों को, हाँ? क्यों? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था ना, लेकिन नहीं पता है। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय ना था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहल यह बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिर को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के 2 टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, वह कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा? आविष्कर्ता नहीं, खुराफात रहा होगा। ये जो थिंक डिफरेंट वाला मेंटालिटी है ना, ये कहीं ना कहीं आज का यूथ में मिसिंग है। आप टेढ़ा सोचिए, आप परेशान हैं 20 मार्क्स का टेस्ट है। अरे आज का बच्चा 20 मार्क्स का टेस्ट को एग्जाम बोलता है, 1 सप्ताह पहले एब्सेंट हो जाता है, क्लास करने नहीं आता है।
तो वो डिफरेंट कहां से सोचेगा? 20 मार्क्स का टेस्ट 2 ठो, फिर हाफ ईयरली, फिर 20 मार्क्स का टेस्ट 2 ठो, फिर फुल टर्म, और बच्चा का फुल खत्म हो जाता है। बच्चे में आप पोटेंशियल नहीं डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं। ये मायने नहीं रखता कि आप कहां से एब्सेंट हैं, आप क्लास से एब्सेंट रहिए, लेकिन यह जरूर मायने रहता है कि आप वहां से एब्सेंट होने के बाद कहां प्रेजेंट है। आपका समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। दुनिया को क्या लगता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या लगता है? आपका समय प्रॉपर जगह यूटिलाइज हो रहा, कीजिए। एब्सेंट रहना बुरी बात? हमसे ज्यादा कौन एब्सेंट था? हम रिकॉर्ड बनाए थे अपना स्कूल में, 6 का 6 पीरियड बंक, 6 पीरियड ही होता था और 6 का 6 बंक। और सबसे मस्त क्या होता था कि हम बैठे हैं सी सेक्शन में, ए सेक्शन से एक लड़का आएगा, पहले से सेटिंग है, क्लास में टीचर पढ़ा रही है इंग्लिश की, बोलेगा मैं कमिन मैम, पूनम टीचर सागर भैया को सागर को बुला रही है। पूनम टीचर नहीं बुला रही है, लेकिन वहां करके फुल कॉन्फिडेंस बोल रहा कि मैम पूनम टीचर सागर को बुला रही है, और क्लास का बीच से लेके जाएगा। ये लेवल था। यहां तुम लोग एक पीरियड बंक मारता है तो तुम लोग का दिल बैठे रहता है। मेरा बच्चा जिस दिन बोलेगा ना पापा आज हम 6 का 6 पीरियड बंक मारे, हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरे को समझ में आ जाएगा कि मेरा बेटा कलाकार निकला। मिर्जा गालिब का शेर है कि ये आदमी कुछ हो ना हो कलाकार होना चाहिए। और यहां का बच्चा कैसे पीरियड बंक मारेंगे, कहीं कोई देख लिया तो बोका, नहीं तो जिंदगी बर्बाद है। क्या सुनाएगा अपना बच्चा को कि स्कूल लाइफ में क्या किए? कुछ तो चाहिए ना किस्सा कहानी सुनाने के लिए। बीवी तुम्हारे बगल में बैठे रहे तो बीवी को क्या बोलोगे कि हम अपना जवानी में आग थे, आग? कैसे बताओगे? सागरिका दी को सुनाने के लिए किस्सा है ना मेरे पास। यही किस्से और कहानियों में जिंदगी चलती है। आपके पास अगर सुनाने को किस्से और कहानियां नहीं हैं तो आप जिंदगी जी नहीं रहे, आप एक जिंदा लाश हैं। लाश उठ के यहां से जाके क्लास में बैठ गया इसे, फिर वहां से लाश उठ करके आके ट्यूशन में बैठ गया, फिर वहां से लाश उठ के आके घर में बैठ गया। अब माँ बाप बोलता है कि पढ़ नहीं रहा। अरे जिंदा कहाँ है कि पढ़ेगा? तो लाश है, एक जगह से उठ के दूसरा जगह लद जा रहा है जाके खाली। देखो ना, इसको प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है तुमको? बैक में देखो, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है। कहाँ है? ऐसे बैठता है। अरे ये सीधा रखो ना रे भाई। ये देखो फिर वैसे ही बैठा है। आ इधर आओ, उठ के इधर आ। अभी खड़ा हुआ तो ये सीधा हुआ, जब बैठता है तो ऐसे करके ही बैठो ना, सीधा सीधे। देखो फिर लद गया। वो हो ही ऐसे गया। इंसान बंदर से तैयार होकर के आदमी बना, अब फिर आदमी से बंदर बनेगा। ठीक है, तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हम जेपीएस से पढ़े हैं। जेपीएस में एक सर थे केवी मनोहर, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। कहते थे एवरी ब्लडी वर्ड ऑफ द बुक इज इंपॉर्टेंट। उस समय नहीं समझ में आता था, आज समझ में आता है। जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लिखते हैं तो सच है, एवरी ब्लडी वर्ड ऑफ द बुक इज इंपॉर्टेंट। कहते थे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज दिख रहा है हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। पहले आदमी बंदर से इंसान बना, फिर इंसान से बंदर बन रहा है। देखो लड़की लोग का भी दाढ़ी मूंछ सब निकल रहा है। हाँ, अरे हिस्टोरिज्म, अ मेडिकल कंडीशन इन विच अ फीमेल has an increased level of testosterone and a decreased level of testosterone binding hormone. लड़की का मूंछ होने लगेगा, दाढ़ी होने लगेगा, तो वापस इंसान से आप बंदर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हो गया, आप एकदम इकोसिस्टम के टॉप लेवल पे पहुंच गए थे, अब रिवर्स, वापस से बंदर बनिएगा। ठीक है, बोलते थे अरे ये तो लड़की है, इसका क्या है, तुम लड़का है, तेरे को मेहनत करना होगा, तेरे को मारेंगे पीटेंगे कूटेंगे, लेकिन तेरे को मेहनत करना होगा। आदमी गाली देता था उस आदमी को। आज सबको लगता है कि नहीं भाई, मनोहर सर जो बोल के गए हैं दमदार बोले हैं। एवरी ब्लडी वर्ड ऑफ द बुक इज इंपॉर्टेंट एंड यस इट इज अ फैक्ट। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यस, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। बुलेट का दौर चला गया था, फिर वापस आया ना। वैसे ही एम्बेसडर का दौर चला गया, फिर वापस आएगा। ठीक है, वैसे ही होता है।
किसी चीज का दौर जाता नहीं है, गया है आने के लिए, फिर आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं कि कल्पना कीजिए, अच्छा ये इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष का आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। एक है पोटेंशियल और एक है एसेट। आपने कंप्यूटर का आविष्कार किया और दूसरा कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, ठीक है? क्या ज्यादा जरूरी है, आविष्कार करना या आविष्कार का होना? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक मतलब दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। आविष्कार कीजिएगा नहीं तो आविष्कार होगा नहीं, और आविष्कार हो गया है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। और यह आविष्कार होता ही इसीलिए है ताकि पब्लिक में मेंटालिटी जाए कि आप भी कुछ आगे बढ़िए, आप भी कुछ आगे कीजिए। जीवन में जिस जगह आप आकर के ठहर गए हैं, यहां जिंदगी खत्म नहीं होती। वो कविता है ना, ठीक है, जिसमें लेखक कवि कहते हैं कि कुछ आग लिखो, हाँ, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, ठीक है, घेर घेर घोर गगन घरा घर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छुपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो कवि आह्वान कर रहे हैं किससे? ये दबी कुचली जनता से, ये सोई हुई बिना रीढ़ की हड्डी वाली युवा पीढ़ी से। क्या कह रहे हैं कि अरे उठो, ये बीड़ी जलैले जिगर के पिया से ऊपर उठो, कुछ वैसा लिखो, कुछ वैसा करो जिससे आगे आने वाली मानव सभ्यता में बदलाव आए। लेकिन आप कहां फंस गए हैं? आप फंस गए हैं ये नए जमाने के गाने में, ये नए जमाने के बहाने में, सिर्फ मोबाइल को चलाने में और लड़की फंसाने में। आपका जिंदगी बर्बाद हो गया है। पीछे क्यों देख रहा है? तुम्हारे नाम पे भी एक क्रेडिट कार्ड है। नहीं, ठीक। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का आविष्कार, सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने साथ तथा दूसरों के लिए आविष्कृत किया, उसका नाम है सभ्यता। संस्कृति आविष्कार की जननी है और सभ्यता उस वस्तु विशेष का यूटिलिटी, यानी अब आप उसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे सुई का आविष्कार हुआ, किस लिए आविष्कार हुआ? कपड़ा सिलने के लिए। अब पाकिस्तान लेके बैठ गया सुई को कि नहीं, हम लोग सबका पिछवाड़ा में भूकेंगे। यूटिलिटी चेंज कर दिया, तो वहां का सभ्यता तुमको दिख गया। इंडिया में सभ्यता क्या है? कपड़ा सिलना, ठीक है। वहां पे बॉल बनाया गया कि चलो कैच कैच खेलेंगे। जेपीएस में बॉल बनाया गया, सोटा सोटी खेलेंगे टिफिन टाइम में, ठीक है। तब ये जो सोटा सोटी है, ये गंदा सभ्यता हो गया। तो आप इसी बेसिस पे जज करते हैं सामने वाले को, नहीं ये अच्छा काम कर रहा है, ये खराब काम कर रहा है, यूटिलिटी के बेसिस पे कि वो आखिर उस चीज को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। जिस व्यक्ति ने पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। सही बात है। एक संस्कृत व्यक्ति, एक खोजकर्ता, एक आविष्कर्ता किसी नई चीज की खोज करता है ताकि आगे आने वाली सभ्यता उसका सदुपयोग करे। लेकिन आगे आने वाली सभ्यता को वह चीज अनायास ही प्राप्त हो जाती है कि लो, खानदानी विरासत के तौर पर तुमको मिला है, यह आपसे तुम्हारा हुआ, और वह उस चीज का दुरुपयोग करता है। इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है कि जानो कि उस चीज का उपयोग क्या। हम लोग पढ़ रहे थे ना चैप्टर क्लोथिंग अ सोशल हिस्ट्री, चैप्टर का नाम है, ठीक है, हिस्ट्री में है, मेरे ख्याल से 9th स्टैंडर्ड में है या 10th स्टैंडर्ड में है, क्लोथिंग अ सोशल हिस्ट्री। अब हटा दिया गया है, हो सकता है तुम लोग से हटा दिया गया। क्यों पढ़ना जरूरी है? पहले लड़कियों को कॉर्सेट पहनाया जाता था, ठीक है। कॉर्सेट क्या होता है? लड़की का कमर को प्रॉपर शेप में रखने के लिए एक फ्रॉक टाइप का रहता है, जाली टाइप का, ठीक है। उसे एकदम टाइट करके बांध देता था, एकदम ऐसे ही इतना ही रहेगा, पैर के लिए रहता था। तो ये सारा चीज आपको पहनाया जाता था, ठीक है।
गर्दन तक के लिए पहनाते थे, ये ऐसे करके चिपकाया हुआ रहेगा, गर्दन पतला रहेगा उसके लिए। ठीक है, अब आपको लिबरलाइजेशन मिला है, फ्री छोड़ा गया है, तो अब आप क्या है, अब आपको कपड़ा का यूटिलिटी नहीं आ रहा। पहले ग्रुप ऑफ पीपल वेर कॉल्ड एज सैंड कटल्स। ठीक है, ये लोग का कपड़ा देखेगा ना तो लड़का लोग भी फ्रॉक टाइप का कपड़ा पहनता था। अब आपको मिल गया है छूट, तो अब आप मिनी स्कर्ट, अल्ट्रा मिनी स्कर्ट, लेजर पैंट, क्या पैंट, सिगरेट पैंट और पता नहीं क्या क्या पैंट पहन रहे हैं। क्या पैंट? हाँ ठीक है, क्या क्या जीन्स है? नैरो जीन्स नहीं पता, स्ट्रेट पैंट, नैरो पैंट, पैरेलल जीन्स, कार्गो, अब बलून पैंट, हाँ वो हागने पे जिसमें झूलते रहता है, हाँ, और एक तो डंगरी है लोग का, हाँ डंगरी, डंगरी वो छोटा बच्चा ऐसे लेकर के 2 ठो रस्सी ऐसे करके पैंट में नहीं लगा रहता, हाँ डंगरी, फ्रॉक में भी आता है ना। ये सब देखो आगे चल करके यही देखना है। वो पहले एक तो मदारी था ना, जो छोटा सा बंदरिया को फ्रॉक पहना करके ऐसे नचाता था, हैं ऐसे करके डंडा दिखाएगा, बोलेगा नच बंदरिया नच, तो बंदरिया कूदेगी। अभी का सब बंदरिया वैसे ही हो गई है। ठीक है, जहां देखती है 4 गो लड़का है तो तुरंत नच बंदरिया नच कूदने लगती है एकदम से, हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो गया है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, पहले नचाना पड़ता था, अब अपने नाच रही है, अब नचाना नहीं पड़ रहा है, है? तो यही सभ्यता है। संस्कृति कुछ और चीज का हुआ था और सभ्यता अब उसको अलग तरीके से लेकर के चल रहा है। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अन्य बातों का ज्ञान प्राप्त है जिससे शायद न्यूटन अपरिचित रहा हो। तो आप गर्व करिए इस बात पे, आप गर्व कर सकते हैं इस बात पे, क्योंकि न्यूटन को मोबाइल चलाना नहीं आता था, आइंस्टाइन को मोबाइल चलाना नहीं आता था। आज आपको उसका मैथ्स भी आता है और आपको मोबाइल चलाना भी आता है, तो आप उससे ज्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सभ्यता ने आपको सिखा दिया। लेकिन संस्कृति के उस आविष्कर्ता को भूला नहीं जा सकता। न्यूटन का जो योगदान है, जो सोच पहली बार जन्मा होगा कि हम रोशनी का तलाश करेंगे, हम बल्ब बनाएंगे, हम ट्रेन चलाएंगे, उस सोच को आज आप यूज कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ट्रेन बनाना कौन सा बहुत बड़ा काम है। ट्रेन बनाना बड़ा काम नहीं, लेकिन यह सोचना कि आखिर वो पहली बार वो ट्रेन कैसे बना होगा, यह बड़ा काम है। मल्टीपल मेथड्स ऑफ लोकोमोशन आज आपको पता है, ट्रेन, शिप, बाइक, कार। आप भी बनाइए ना कुछ, एक ऐसा धाकड़ मेथड ऑफ लोकोमोशन, यहां से गायब हुए वहां पहुंच गए, टेलीपोर्टिंग। इमेजिन कीजिए। अरे सर क्या बक रहे हैं उल्टा सीधा। यही उस समय भी हुआ होगा जब किसी ने कहा होगा कि हम ट्रेन बनाएंगे, जब किसी ने कहा होगा कि सूरज का रोशनी छोड़िए, वैसा रोशनी मेरे घर में इतना छोटा गोला रहेगा उससे जलेगा। आदमी ने क्या कहा होगा, अब पागल हो गया है। बल्ब बनाने वाले न्यूटन, कौन बनाया था बल्ब? एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। जब थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा होगा कि ये जो सूरज आप आसमान में देख रहे हैं, ऐसा ही जलता हुआ सूरज मेरे घर में एक बल्ब के रूप में मैं लगाऊंगा, तो लोगों ने मजाक उड़ाया होगा। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा होगा बचपन में, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में कहा होगा कि मां मैं बड़ा होकर के देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, तब वो मां भी ठिठकी होगी। समाज का दंश कसना तो अलग ही बात है, लेकिन आज वो आदमी प्रधानमंत्री है। तो आप क्या करेंगे ये आपके हाथ में है। एक पुरुष का भाग्य कोई तय नहीं कर सकता, आप अपना भाग्य अपने तय करेंगे। लड़का कब अपना किस्मत बदल दे ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए लड़के की मुस्कुराहट और एक लड़की की आंसू पर कभी विश्वास नहीं करते। लड़की रो रही है, 2 जूता और मारो, बिल्कुल विश्वास नहीं करने का है, फंस जाएगा बेटा, जीवन भर उस माया जाल में फंसे रहेगा। लड़की के आंसू पे कभी विश्वास नहीं करने का है, ठीक है। हाँ,
आग के आविष्कार में, हाँ तो आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला प्रेरणा एक कारण रही होगी। ठीक है, आग का आविष्कार, पेट में भूख है तो अब आप कच्चा कितना खाएंगे और कैसे खाएंगे। तो हो सकता है कि आपने आग का आविष्कार इसीलिए किया होगा क्योंकि आपको चीज़ों को पका करके खाने से, देखो आग का आविष्कार हो सकता है कि एक दुर्घटना हो, एक घटना हो कि आग जलाए थे आप, आग का आविष्कार कर लिए, लेकिन आग से खाना बनाने लगे ये अलग बात है। आग का आविष्कार होना और आग से खाना बनाना दोनों अलग अलग आविष्कार है। आप आग जलाए, गर्म लग रहा है, उसका बगल में अच्छा लग रहा है, इसलिए आप आग जला लिए। आग जल गया, ऐसे ही चिंगारी मारे आग लग गया, तो पहले आग लगा होगा तो आप भागे होंगे, ये तरीके क्या हो गया। उसके बाद आपको उसके बगल में बैठने में मजा आया, अब बगल में बैठना शुरू किए। उसके बाद आपका कोई खाना उसमें छूट करके गिर गया हाथ से, तो उसको आप निकाले उसमें से, तो देखे कि अरे तेरे तो ज़्यादा टेस्टी हो गया है, तो आप उसमें पकाने लगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। फिर आप देखें कि आदमी महक रहा है तो आप आदमी को उठा के उसमें डाल दिए, तो फिर आदमी उसमें जलाने लगे। तो आपका यूटिलिटी बढ़ रहा है धीरे धीरे, चीज़ वही रह गया है। पहले भी आग वैसे ही था, आज भी आग वैसे ही। अब कल्पना लीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात में जगमगाते तारों को देखता है, तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की आखिरी तक वह मोती भरा मनुष्य की संस्कृति की जननी है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। वही तो काम का आदमी है। पेट भरा है, शरीर पे कपड़ा है, जेब में धन है, लेकिन वह खाली नहीं बैठा, वह कुछ ना कुछ निरंतर करने में प्रयासरत है। वही आदमी काम का है, बाकी सब बेकार है। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं बल्कि अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला मनुष्य हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरुष करता है। यानी वो मनुष्य जो रात को तारों को देख करके जिसको नींद नहीं आ रही है, जो ये सोच रहा है कि ये आखिर तारों भरा थाल है क्या, ये क्या है जो आसमान में टिमटिमा रहा है, ये काला ऊपर में क्या है। तो जो आदमी सुखी है लेकिन अपने सुख में भी वह निश्चिंत नहीं बैठा है, वह निरंतर कुछ ना कुछ खोज करने में प्रयासरत है, वह सबसे बड़ा पुरस्कार का योगदान है। उसको पुरस्कार पहले मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग किसको पुरस्कार देने में लगे हैं? रोड का ही चपरसिया को उठा करके ले आएंगे, नेताजी चलिए माला पहना रहे हैं। एक कविता पढ़े थे स्कूल टाइम में कि नेता नहीं चपेटा है, जीत गए तो बाप नहीं तो बेटा है। पॉलिटिकल पार्टी का पहला ग्रीड होता है पावर। अगर नेता के पास पावर नहीं है तो नेता अपना बाप का भी नहीं है, आपका तो छोड़ दीजिए। नेता नहीं चपेटा है, जीत गए तो बाप नहीं तो बेटा है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, वह 4 क्लास भी नहीं पढ़ा है लेकिन जाकर संसद में खड़ा है। ठीक है, इसके आगे और भी था, याद नहीं आ रहा है उतना। याद रखना है नेता के बारे में। अभी तुम लोग बहुत कम उम्र का है, तुम लोग जब थोड़ा सा एज बढ़ेगा ना तो तुम लोग को नेतागिरी का चस्का लगेगा। तुम लोग गाड़ी में 20 का तेल डला करके कभी बीजेपी, कभी जेवीएम, कभी इसका कभी उसका रैली में जाएगा। ठीक है, कभी हिंदूवादी रैली में जाएगा। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू आर बीइंग यूटिलाइज्ड। ठीक है, आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। कौन कर रहा है? नेता। आपको खा जा रहा, आपको पता भी नहीं चल रहा, आपका दिमाग में ये सारा चीज भरा जा रहा है।
यह नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। आपको घर बनाना है, घर के ऊपर छत बनाना है, तो छत बनाने से पहले क्या बनाइएगा? नींव। उसके बाद कितना दीवार? 4 दीवार, तब जाके उसके ऊपर छत बनेगा। जिंदगी भी इसी प्रकार है। आपको किसको ठीक करना है? मां को, बाबूजी को, अपने भाई को, स्वयं को। ये जिंदगी के 4 नींव हैं। आपका परिवार परफेक्ट हो गया, जैसे आपने अपने परिवार को परफेक्ट किया, वैसे समाज का हर परिवार खुद को परफेक्ट कर ले तो आपका सोसाइटी परफेक्ट हो गया। जैसे हर सोसाइटी परफेक्ट हो जाएगा वैसे आपका स्टेट परफेक्ट हो जाएगा। जैसे आपका स्टेट परफेक्ट हो जाएगा वैसे कंट्री परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप किसको परफेक्ट करने में लगे? आप शुरू ऊपर से कर रहे हैं, पहले कंट्री परफेक्ट। आप पहले कंट्री परफेक्ट करने पे चले जा रहे हैं। आपका जो घर का नेता है वो चोर है और आपको देश का प्रधानमंत्री एकदम अच्छा चाहिए। वो तो नेशनल एजेंडा है ना कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। आपका एजेंडा क्या है? आप अपने यहाँ के लोकल नेता को वोट दे देते हैं ये सोच के कि मेरा देश संवारेगा। अरे लोकल नेता अपना जगह तो संवार नहीं पा रहा। तुम्हारे राज्य में 5 साल एक सरकार नहीं टिकता है। जब से झारखंड बना है ना, कोई एक आदमी भी 5 साल सरकार नहीं चला पाया। सरकार गिर जाता है बीच में या चोरी करके भाग जाता है। मधु कोड़ा फंसा, अभी हेमंत सोरेन फंसा, इससे पहले लालू यादव था, लालू यादव फंसा अनडिवाइडेड बिहार में। लालू यादव क्या घोटाला किया था? चारा घोटाला। गाय जो भूसा खाती है ना उसका घोटाला कर दिया। कितना? 1400 करोड़। 1400 करोड़। मधु कोड़ा बोला पूरा गांव में हर परिवार को एक एक बोलेरो, एक एक बोलेरो। ठीक है, तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, मेरे लिए कैंपेनिंग करना है। तुमको एक बोलेरो, डन। हाँ? नहीं दिया बोलेरो, उसी में ना फंस गया। पकड़ाया कैसे? यही सब चक्कर में ना। हाँ? अभी हेमंत सोरेन कंबल घोटाला। अरे भैया क्या, एक तो आपको जो कंबल मिलता है कोई 5 स्टार वाला कंबल मिलता नहीं है, भिखमंगा लोग को देने वाला कंबल रहता है, वो उसमें भी घोटाला। क्या कीजिएगा भाई? कंबल घोटाला, चारा घोटाला, बालू घोटाला, रोड घोटाला। हाँ जी, बालू घोटाला। जमीन में घोटाला होता है। ठीक है, जमीन। हाँ, अरे बहुत परपंच है भाई। ठीक है, बहुत परपंच है सब राजनीति में। तो भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये 2 ही मानव संस्कृति के माता पिता है? ज्ञानेप्सा यानी ज्ञान पाने की लिप्सा। ठीक है, एंजाइटी। दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है उसको यह बातें क्यों और कैसे सूझती हैं? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए माँ बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? एक माँ अपने रोगी बीमार बच्चे को गोदी में लिए हुए बैठी रहती है रात भर, बार बार उसके माथे पर हाथ रख करके देखती है कि बुखार उतरा या नहीं उतरा। और अगली सुबह माँ कहती है कि हम रात भर नहीं सोए। रात भर वो बाप भी नहीं सोता है, लेकिन वो फिक्र करता है, जिक्र नहीं करता। ये बाप का किरदार है कि बाप तुम्हारा फिक्र करता है, जिक्र नहीं करता। माँ फिक्र भी करती है और जिक्र भी करती है। सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सब से बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है। और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। यानी
ये आपके संस्कार ही हैं कि आप सब कुछ त्याग देते हैं। ये आपके संस्कार ही हैं कि आप कुछ पाने की अभिलाषा में आप बहुत कुछों का त्याग कर देते हैं। आपकी कुछ की महत्वाकांक्षा उस बहुत कुछ पे भारी पड़ जाती है। हम लोग क्या करने में लगे हुए हैं? हम लोग पढ़ाई करने में लगे हुए हैं, लेकिन पढ़ाई करने में जो बच्चा 99 लाने में लगा हुआ है वो उस कुछ को पाने के लिए बहुत कुछ त्यागा हुआ है। मामा का शादी, घर में भाई का तिलक, किसी का कॉलेज, किसी का स्कूल। हाय पापा नीचे हैं, चल बैठ जाओ, यहां पे बैठ जाओ। बाहर बैठोगे? ठीक। तो हम लोग जब सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं तो सभ्यता और संस्कृति में एक नाम आता है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जीवन को अगर उठाकर देखें तो फिर वही बात सामने आती है कि समर्थवान को दोष नहीं लगता। गौतम बुद्ध राजा के पुत्र थे, जाकर के बुद्ध गया में अगर वृक्ष के नीचे बैठ गए तो लोग आकर के उस गौतम बुद्ध के ज्ञान को देखने नहीं बैठे, लोग ये जानने बैठे कि अरे बाप रे, ये राजा का लड़का क्या हुआ कि आखिर घर छोड़ करके आके यहां बैठा है, इसको कौन सा दुख घेर लिया। यही संसार है कि हर व्यक्ति राजा के निकट और राजा का करीबी बनना चाहता है। तो लोग गौतम बुद्ध के पास इसलिए जाते हैं, भले बाद में गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रकाश उनके मानस पटल पर आकर हावी हो गया, लेकिन लोगों ने गौतम बुद्ध को क्यों सर माथे पर चढ़ाया? क्योंकि वो राजा का बेटा था। जिस दिन बोलेगा गया तेल लेने सभ्यता और संस्कृति, चले हम वापस, तो वो फिर से राजा है। राम इसलिए नहीं पूजनीय है क्योंकि राम ने घर का त्याग किया, राम इसलिए पूजनीय है क्योंकि राम घर लौटकर वापस नहीं गए। राम ने उस 14 वर्ष के वनवास के बीच में अगर एक दिन भी सोचा होता, गया मेरा बाप का वचन तेल लेने के लिए, चले वापस, राजपाट है, ऐस किया जाएगा, तो राम राजा होते। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। राम ने 14 वर्षों का वनवास पूरा किया और उसके बाद लौट करके अपने यहां गए, और अपने यहां पहुंचने पर भी यह नहीं कि ले आओ हम राजा हैं, तुरंत मुकुट पहनाओ, वैसे नहीं, एकदम डिसेंसी के साथ। जो इस समाज ने, जो इस प्रजा ने राम के सिरोधार्य किया, राम ने उसको ग्रहण किया। इसलिए राम प्रजा के राजा हैं। राम व्यक्ति विशेष नहीं है, राम विशेषण है, क्योंकि राम होना एक विशेषता है। इसलिए राम एक व्यक्ति नहीं, एक विशेषण है। याद रखिएगा, हम लोग किसी को कहते हैं ना कि आपका पुत्र राम के समान है, तो हम उसकी विशेषता को राम शब्द से सुशोभित कर रहे हैं। इसलिए राम शब्द नहीं, राम एक नाम नहीं, राम एक विशेषण है। ठीक है, चलिए हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। महामानव कौन? बुद्ध, राम, सर्वस्व त्याग दिए संस्कृति की वजह से। संस्कृति क्या? कुछ डिफरेंट करने का दिमाग में फितूर होना। संस्कृति क्या है? कुछ डिफरेंट करने का दिमाग में फितूर होना, कि हमको कुछ नया करना है। पेट में निवाला है, पेट में निवाला है, भोजन है, लेकिन फिर भी नहीं, कुछ तो करना है, ये मेंटालिटी है। ठीक है, खाली नहीं बैठ सकते, ये मेंटालिटी है। तो ये जो मेंटालिटी है, इसी मेंटालिटी की वजह से रातों को बेचैन रहने वाला व्यक्ति कुछ नए चीज की खोज करता है या समाज के बदलाव का कारण बनता है। सिद्धार्थ उन्हीं में से एक है, सुई की खोज करने वाला उन्हीं में से एक है। ठीक है, चलिए, और सभ्यता क्या है? सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, गमनागमन मतलब जाने आने के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। इमेजिन करके देख लो, तुम ऐसा कपड़ा पहन के बैठा है, यहीं एक तो बैठल रहेगा, घुटना फटल रहेगा, ठीक है, बैकलेस रहेगा, ठीक है, चड्डी आधा दिखते रहेगा,
हाँ, तो तुम उसको देख करके सभ्य बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सभ्यता उसकी सभ्यता मैच नहीं करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद, और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसा संस्कृति का अवश्यम भावी परिणाम सभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? बताया जा रहा है कि अगर आप संस्कृति मतलब उद्देश्य, कि आखिर उस चीज का जन्म किस लिए हुआ था, कपड़े का जन्म किस लिए हुआ था? शरीर को ढकने के लिए। अब आप उद्देश्य से भटक गए हैं। अब आप उस संस्कृति से जिस सभ्यता का जन्म होना चाहिए था, उस सभ्यता को गौण बना चुके हैं, भूल चुके हैं अब आप, और अब आप उसको फैशन का साधन बना लिए हैं। किसी का गर्दन छोटा, किसी का गर्दन लंबा, किसी का वी नेक, किसी का यू नेक, किसी का डब्लू नेक, किसी का कुछ नेक, किसी का कुछ, किसी का बैकलेस, किसी का टॉपलेस, किसी का बॉटमलेस, सब गोबर कर दिए हैं। तो अब आप संस्कृति से असंस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह कल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। यानी वो फिक्स है। कपड़ा का यूटिलिटी कभी नहीं बदलने वाला। वो श्रेष्ठ नहीं है, वो भले सबसे ऊपर नहीं है, लेकिन वो फिक्स है, स्थायी है, परमानेंट है। आप उसको चेंज कर रहे हैं अपनी सभ्यता में। अमेरिकी सभ्यता में कपड़ा का नहीं आएगा आवाज, वो आवाज करेगी ना तो उसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो वो कपड़ा का जो यूटिलिटी है, अमेरिका में कुछ भी हो, इंडिया में अलग है। ठीक है, मुंबई में कुछ भी हो, जमशेदपुर में अलग है। तो ये वहां की सभ्यता है, और वहां की सभ्यता से हमारी सभ्यता को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर यहां से वहां चले जाएंगे और आप वहां की सभ्यता को अपनाने लगेंगे तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये अंतर है सभ्यता और संस्कृति में। प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति को सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते। इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि लोग दोनों शब्दों के सही अर्थ को नहीं जान पाए। इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि सभ्यता और संस्कृति के बीच का मूल अर्थ वही समझ सकता है जिसका पेट भरा हो लेकिन रात को उसके नींद ना आए, वह रातों को बेचैन रहे। वही सभ्यता और संस्कृति के सही अर्थ को समझ सकता है। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि आग को खोजने की जागृत उस इच्छा शक्ति को नमन है। कोई सोचा भी नहीं होगा कि कभी आग नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो खोजा, वो खोज करके निकाला, तो वो चीज एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, इसलिए उसको एक महत्वपूर्ण खोज माना जाना चाहिए। और इस खोज के पीछे रही प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या रहा होगा? हो सकता है ठंड से बचाव की जरूरत पहला मुख्य उद्देश्य रहा होगा। ठीक है, कच्चे हुए भोजन को पका करके खाने की जरूरत, लिप्सा यानी इच्छा, ये प्रमुख कारण रहे होंगे। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाना चाहिए? अभी बताएं थे कि जिसका पेट भरा हो, जिसका तन ढका हो, जिसे मूलभूत सुविधाएं मिल रही हो, लेकिन फिर भी वह रात में आसमान को देख करके बेचैन सोता हो, वह संस्कृत व्यक्ति है। न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? डिस्कस किए थे भी हम लोग कि सब कुछ था उसके पास, फिर भी एक बेचैनी थी कुछ नया करने के लिए, कुछ नया पाने के लिए, कुछ नया खोजने के लिए। इसलिए वह एक संस्कृत व्यक्ति है। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? तय है, कपड़े को जोड़ने के लिए। हाँ बेटा, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, अनडिवाइडेड। अब उसको डिवाइड नहीं कर सकते। संस्कृत को डिवाइड नहीं किया जा सकता। संस्कृत क्या है? कल्चर है आपका। आप कल्चर को कैसे डिवाइड कीजिएगा कि 4 ठो नियम है शादी में, चल 2 ठो हम रख लेते हैं, 8 ठो तुम रख ले, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। संस्कृति जो है, संस्कृति इन होल एक प्रॉपर प्रोसेस है जो अब आपका डेवलप हो चुका है। ठीक है, आप उसको सभ्यता में कैसे यूज कर रहे हैं वो आपको देखना है। सुई बना दिया गया, आप उसको किसी का पीछे भोगने के लिए यूज कीजिए, या कपड़ा सिलने के लिए यूज कीजिए, या दांत खोदने के लिए यूज कीजिए, आपका ऊपर। आपको एक एसेट बना करके दे दिया गया, उसका यूटिलिटी समझा दिया गया। सबसे संस्कृत व्यक्ति कौन है? भगवान। भगवान ने आपको 2 पैर दिए, आपको पैर का यूटिलिटी बता दिया गया, कॉन्शियसनेस में दे दिया गया। पैर का यूटिलिटी क्या है? चलना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? दारू पी के नाली में ही गिरेंगे। जाइए, गिर जाइए, वो तो आपके ऊपर है।
ईश्वर ने आपको यूटिलिटी दे दिया ना, पैर दिए बेटा, चलो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओ, चलो कूदो, खेलो कूदो, ऐश करो, गाना गाओ, डांस करो। लेकिन आप दारू पियेंगे, लड़खड़ा कर चले गए, नाली में गिरेंगे, जाइए। तो इसमें सभ्यता का दोष है, संस्कृति का। ठीक है, तो संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट का ढेर का बोध होता है, वह ना संस्कृति है ना रक्षणीय वस्तु, बचा करके रखने लायक। ठीक है, बकवास चीज संस्कृति का पार्ट नहीं है। संस्कृति हमेशा अच्छी रही है, सभ्यता ने उसको खराब किया है। ठीक है, तेरा बाप कैसा है? हाँ, क्या मेरा मुंह से ये शब्द खराब लगा? इसमें कौन सा शब्द खराब लगा? बाप। क्यों? आप बाप शब्द को खराब कैसे बोल सकते हैं? मां बाप शब्द में हम बोल रहे हैं तुम्हारी मां कैसी है, तो मां शब्द अच्छा है, लेकिन पूछ रहे तुम्हारा बाप कैसा है, तो बाप शब्द खराब हो गया। अब इमेजिन करके देखो कि यह संस्कृति का दोष है या सभ्यता का? क्योंकि सभ्यता ने आपके दिमाग में यह बात भरा है कि बाप शब्द का अकेले प्रयोग करना गलत बात है। संस्कृति ने शब्द जना मां बाप। मां शब्द अकेले भी शुद्ध है, बाप शब्द अकेले भी शुद्ध है, लेकिन आपने बाप शब्द को अलग करके विशुद्ध कर दिया। बाप कैसा है? जा। कैसे बोला तू? मेरा बाप पे कैसे किया? तो यही फर्क है सभ्यता और संस्कृति में, कि सभ्यता संस्कृति का नाश करने में लगी हुई है, संस्कृति आज भी जस की तस टिकी हुई है। संस्कृति सबसे प्रधान है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकार की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। अब आप उसको अकल्याणकारी बना लीजिए, लेकिन संस्कृति श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है, फिक्स है। आप सुई ले लीजिए, आज से 20 साल बाद भी सुई का यूज सुई का ही रहेगा। आप भले उसको पिछवाड़ा खोदने के लिए रखिए, आप पॉकेट में उसको लेकर चल रहे हैं कि आज कोई मिलेगा भोग देंगे, वो आपका प्रॉब्लम है भाई, आपका चॉइस ऑफ इंटरेस्ट, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन सुई का आज के 20 साल बाद भी यूटिलिटी वही रहेगा, आज से 100 साल बाद भी यूटिलिटी वही रहेगा। संस्कृति नहीं बदलने वाला। आपकी सभ्यता उसको किस तरीके से यूज करती है वो आप देखिए।